बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसके अलावा मोलर कंडक्टेंस और जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमने डीबाई-हक्कल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एट द एंड जो है हम डीबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन को भी देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ जी, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोलाइट की नेचर से मुराद ये है स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, मोस्टली तीन तरह के, बल्कि हम कह सकते हैं। एक वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। जब उन्हें डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो 100% जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन कि उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उसकी वैल्यू होती है 1। मीन कि वो 100% आयंस में चेंज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत कम डिसोसिएट होते हैं आयंस में, जिनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मीन के जो मॉडरेट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम दो को ही डिस्कस करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्टेंस पे किस तरह इफेक्ट होगा। कंडक्टेंस, सी मीन कंडक्टेंस है यहाँ पे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि करंट का पास होना किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। तो अब अगर आयंस ज़्यादा हैं तो आयंस ने ही करंट को कैरी करना है, तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। मीन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल से जनरल सी बात है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की नेचर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? हर जो सॉल्वेंट होता है उसका अपना स्पेसिफिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे वाटर की बात कर लें और वाटर के साथ किसी और सॉल्वेंट को कंपेयर कर लें तो दोनों का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, वाटर का वैसे सबसे ज़्यादा होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है सॉल्वेंट्स की। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो आयंस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, आयंस इतने फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे, तो इट्स मीन कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ये सॉल्वेंट की एक फोर्स होती है जो कि आयंस को एक दूसरे से सेपरेट करती है। मीन के आयंस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको डिक्रीज कर देना, उनको ख़त्म कर देना की जो एबिलिटी है किसी सॉल्वेंट की, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसको आगे डिटेल्स में जो है हम देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कंडक्टेंस पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन का। और कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूशन की टर्म में लेते हैं। मीन कंसंट्रेशन का इन्वर्स कर दें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन गाढ़ा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन पतला सॉल्यूशन या जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो डाइल्यूशन की टर्म में जो है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे मीन के कंसंट्रेशन के इन्वर्स की फॉर्म में, और इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर अब आ जाती है बारी टेम्परेचर की। टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर जो है हम बात करें टेम्परेचर बढ़ाने से, वैसे अगर देखा जाए तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। मीन के आयंस को मूव करने में जो है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फ्रीली मूव कर सकेंगे। आयंस की मोबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। मीन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो कम होती है, 100% वो डिसोसिएट नहीं होते। तो उस केस में जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो दो तरह का हो सकता है। आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, मीन के वो जो है 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे होते, तो उनमें जो है वो इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड की। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इस तरह से अगर ये डिसोसिएट हो भी रहा होता है ना वाटर में, तो बैकवर्ड जो है वो आयंस दोबारा से रिकम्बाइन करके न्यूट्रल जो है वो एसिटिक एसिड में भी चेंज हो रहे होते हैं।
तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम इनमें डेवलप हो जाता है और आयंस बहुत ज़्यादा नहीं बनते। जो आयंस बन रहे होते हैं तो वो दोबारा से रिकम्बाइन कर रहे होते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है इस तरह से एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन की मैंने बात की, तो कुछ ऐसे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जिनके लिए डेल एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। मीन कि उनकी आयनाइजेशन जो होती है, आयनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आप लोग खुद सोचें कि पहले से ही वहाँ पे आयंस का बनने का अमल जो है वो हीट रिलीज़ हो रही है। मीन कि हीट रिलीज़ होने का मतलब है यहाँ पे हम हीट को लिख सकते हैं, ठीक है। हीट रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट्स की साइड पे। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो सिस्टम क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ली शटलर्स प्रिंसिपल, सिस्टम जो है उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पे हीट को वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। पहले भी हीट रिमूव हो रही है, बाहर से हम हीट को ऐड कर रहे हैं, तो हीट जो है सिस्टम जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। मीन के आयंस जो है दोबारा से कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए आयनाइजेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके आयंस जो हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर हम दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं जिनका आयनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। मीन कि हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि हम अब हीट यहाँ से प्रोडक्ट्स की साइड पे नहीं, रिएक्टेंट्स की साइड पे हम हीट को लिख देते हैं कि हीट जो है वो ऐड हो रही है। तो हीट ऐड होगी तो हम इट्स मीन कि जब इनकी कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके आयन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट एब्जॉर्ब होने से आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो मीन के करंट कैरियर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। तो आई होप कि आप लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा टेम्परेचर को एक और बात से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। विस्कोसिटी डिक्रीज़ होने से आयंस की फ्री मूवमेंट इंक्रीज़ होती है और जिसकी वजह से जो है वो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। फिर बात आती है स्टूडेंट्स प्रेशर की। तो इसको भी आप लोगों ने जो है विस्कोसिटी की टर्म में याद रखना है कि जनरली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो हैं उनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो आयंस जो हैं ज़्यादा इजीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू या कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने सिंपली आप लोगों को चंद ही सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दिए। इसको आप लोगों ने राइट कर लेना है। और इसके अलावा जो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया था थर्ड नंबर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन की टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे जो है टेम्परेचर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक इक्वेशन आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको हम लैम्डा या कैप बोल सकते हैं। कैप टी नॉट इज इक्वल टू कैप 25 नॉट। फिर हमारे पास ब्रैकेट 1 प्लस बीटा ब्रैकेट टी माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स ये भी हमें टेम्परेचर का रिलेशनशिप बता रही है और इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि ये क्या यानी कि ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये क्या चीज़ है। इसको हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैप टी नॉट जो है ये लिमिटिंग कंडक्टेंस है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और कैप 25 नॉट जो है ये है लिमिटिंग कंडक्टेंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बीटा जो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और टी टेम्परेचर है और 25 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो बीटा की वैल्यू है, ये एक जनरल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग बीटा की वैल्यू जितनी कम होती है कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो एक रफ़ जो है वो एस्टिमेट बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो उस जो इलेक्ट्रोलाइट है स्पेसिफिक उसकी जो कंडक्टेंस है वो 2 to 3% जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और ये जनरली जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कहा जाता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के से 2 to 3% कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये MCQs में जो है ये चीज़ आ सकती है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में रखनी है ये बात। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्टर हमने एक्सप्लेन करना है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस। अब यहाँ पे C का मतलब है कंडक्टेंस। कप्पा जो है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज़ या जिसको हम सिंपली कंडक्टिविटी भी कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस पे हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है इन सब
को जो है कंसंट्रेशन के लिहाज से एक्सप्लेन करना है तो मोस्टली जो है हम कंसंट्रेशन का इन्वर्स ही डिस्कस करते होते हैं, मीन के डाइल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को इंक्रीज़ करना सॉल्यूशन में, और डाइल्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को कम करना या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना। मीन के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ज़्यादा ऐड कर देने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, के कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो वो उसमें से कितना करंट पास कर रहा है उसके आयंस की वजह से। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो कंडक्टेंस जो है उसको हम कंसंट्रेशन के लिहाज से देखें तो आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे ही हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने से, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, या फिर इसका मतलब है कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। कंडक्टेंस की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है अपॉन डाइल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, रीजंस यहाँ पे डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है अपॉन डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसके लिए तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, मीन कि वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। जितना अगर हमने 1 मोल NaCl लिया तो 1 मोल Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे एंड 1 मोल ही Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, NaCl अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल होती है। तो इसका क्या मतलब है कि इनके आयंस बहुत कम बनते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मीन के वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जब उस हम अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ऐसे होता है कि सॉल्वेंट मज़ीद ऐड करने से इनके जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जब इंक्रीज़ करती है तो इट्स मीन कि उनके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करेंगे, मीन के करंट कैरियर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो ये रीज़न हो गई कि इनके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स पहले से ही उनके 100% उनकी डिसोसिएशन हुई होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, वहाँ पे मज़ीद आयंस इंक्रीज़ नहीं करेंगे डाइल्यूशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है कि जिसकी वजह से इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है, जबकि नंबर ऑफ आयंस तो इनके कांस्टेंट हैं, मीन के जितने थे उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि आयंस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। आयंस करीब करीब होंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम डाइल्यूशन करेंगे, मज़ीद सॉल्वेंट डालेंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब ये दूर होंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये आयंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकेंगे। और पहले जब ये एसोसिएट हुए थे एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो है इन्होंने स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ था, तो इनके लिए जो है मूव करना वो इतना पॉसिबल नहीं था एज़ कम्पेयर टू कि जब हमने डाइल्यूशन कर दी। तो अब जो है वो आयंस फ्रीली मूव करेंगे और वो ज़्यादा जो है वो कंडक्टेंस शो करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं ऑन डाइल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हमने देखना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कपा से शो करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जब हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे या डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, या वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, सेम बात है, या फिर कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे, तो क्या होता है स्टूडेंट्स की कप्पा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है। इसको हमने कैसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने एक्सप्लेन किया था, हमने कहा था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मीन कि हमारे पास सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रेजेंट है एक बड़े से कंटेनर के अंदर, तो हम पूरे जो है वो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि पर यूनिट वॉल्यूम,
कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। मीन के हम कह लें कि नंबर ऑफ आयंस इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो अगर जब डाइल्यूशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आयंस की तादाद कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सेम रीज़न है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है अपॉन डाइल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दोनों जो हैं स्टूडेंट्स, ये अब वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमने बात की तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हैं वो ऑन द होल पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो आप लोगों को याद होगा कि ये फार्मूला हमारे पास आया था कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। ये मोलर कंडक्टेंस के लिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आ जाता है कप्पा इंटू 1000 बाय एन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो इसमें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई वॉल्यूम और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों जो हैं वो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। अब हम बात करें डाइल्यूशन की। जब डाइल्यूशन करते हैं तो हमने देख लिया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। अब मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ से तो हमें ये समझ आ रही है कि चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इन दोनों की वैल्यू भी डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूसरी लिहाज से हम देखें तो डाइल्यूशन करने पर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, तो वॉल्यूम चूँकि बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे दो जो है वो डिफरेंट बातें हो गई कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही है तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन फिर हम वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो चूँकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इंक्रीज़ होना चाहिए। या फिर हम ऐसे बात कर लें कि जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी मीन के नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 मोल, सॉरी, मोलैरिटी मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं ना तो मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। जब मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ से नॉर्मेलिटी की बात करें तो डाइल्यूशन पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, तो इट्स मीन कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिहाज से भी देख लिया, वॉल्यूम के लिहाज से भी, मोलैरिटी के लिहाज से भी और नॉर्मेलिटी के लिहाज से भी देख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास वैसे तो डिफरेंट बातें आ रही हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी या फिर हम कह लें कि वॉल्यूम के ऊपर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने कहा था कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो ऑन द होल पूरे यूनिट वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो वॉल्यूम की टर्म जो है वो डोमिनेट कर जाती है, तो इस वजह से जो मोलर कंडक्टेंस है और स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं इनकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, हमने ये देखा कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है अपॉन डाइल्यूशन। तो इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्राफ स्टूडेंट्स इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे जो है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लिया गया, कंसंट्रेशन, और इस साइड पे जो है हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब इसको एक्सपेरिमेंटली जब ग्राफ प्लॉट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब ग्राफ ये बनाया गया तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि HCl है और हमारे पास KCl आ जाता है, NaCl आ जाता है, उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आया। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आया, यहाँ से यूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है,
मीन के कंसंट्रेशन का अंडर रूट, या हम कह लें कि कंसंट्रेशन को हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो हमारे पास पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट को देख लें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। जबकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, मीन के डाइल्यूशन को या वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली बहुत थोड़ी थोड़ी जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ से हमें समझ आ रही है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी जो है वो वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इंक्रीज़ करती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, इसकी वजह वही है हमारे पास कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में चूंकि हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ करते हैं, और ये वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह जो भी है। और इस केस में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखें तो वो पहले ही 100% डिसोसिएट हो चुके होते हैं, जस्ट उनकी इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो हैं वो वीक हो रही होती हैं और आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती जितनी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इंक्रीज़ करती है। फिर स्टूडेंट्स, हम जब कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करते जाते हैं तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस वक्त कंसनट्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है थ्योरेटिकली। वैसे हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ज़ीरो कंसनट्रेशन की वैल्यू हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो कंसनट्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट हमने ख़त्म कर दिया, टोटली इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो फिर हम किस तरह से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वैसे थ्योरेटिकली हम बात करते हैं कि जब लेफ्ट साइड पे मूव करते जाते हैं तो कंसनट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाती है। तो अगर हम एक्सट्रापोलेट करें इस ग्राफ को यहाँ से, तो ये वाई एक्सिस पे जाके मीट करता है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे जो कंडक्टेंस की वैल्यू है एट ज़ीरो कंसनट्रेशन, या फिर हम कह लें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंसनट्रेशन का इन्वर्स लें तो डाइल्यूशन की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है ना, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, कंसनट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है लेकिन डाइल्यूशन की वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये जो कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम कह सकते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते इस मेथड से, इस ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कर्व है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कर्व है वो मीट नहीं कर रही वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे इस मेथड से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जैसे हमने ग्राफ बनाया, मोलर कंडक्टेंस के लिए भी हम 100% ऐसे ही ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है तो मैं भी इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, बात आ जाती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम कॉरश लॉ को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल हम इस ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे लिखते होते हैं आप लोगों को पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, और m क्या होता है, m हमारे पास होती है स्लोप, और स्लोप को हम यहाँ पे ले लेते हैं k। और चूंकि हमारे पास ग्राफ अगर इस तरह से आता है तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर ग्राफ इस टाइप का आता है तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है। और हमारे पास ग्राफ चूंकि इस तरह की लाइन आ रही है तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। स्लोप के कांस्टेंट है यहाँ पे, और हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। और प्लस सी क्या चीज़ है स्टूडेंट, सी हमारे पास है ये यानी कि इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या चीज़ है यहाँ पे, लैम्डा या कैप नॉट, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, या जिसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं डिबाई-हक्कल इक्वेशन भी कहते हैं, और कुछ बुक्स में ये बताया हुआ है कि ये कॉलराश ने जो है ये इक्वेशन प्रेजेंट की थी, लेकिन कुछ बुक्स में ये बताया हुआ है कि ये इक्वेशन जो है वो डिबाई एंड हक्कल ने हमें बताई थी। और बाद में जो है ऑनसैगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑनसैगर ने बाद में जो है इसको इम्प्रूव किया था। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लेते हैं कि लैम्डा नॉट माइनस के इंटू सी रूट। ठीक है, तो इस तरह ये इक्वेशन आ जाती है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स जस्ट हमने इस इक्वेशन को ही देखना है, इसकी डेरिवेशन को नहीं देखना। इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो आप लोगों को मास्टर्स लेवल की बुक्स में मिल जाएगी। बीएससी लेवल तक जो है हम जस्ट इस इक्वेशन को लिखते हैं या फिर हम फाइनल इक्वेशन वैसे देख लेते हैं। ये तो सिंपल करके इक्वेशन आप लोगों को बताई है मैंने। वैसे इसकी इक्वेशन जब हम राइट करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। लैम्डा ई इज इक्वल टू या कैप ई इज इक्वल टू कैप नॉट माइनस ए प्लस बी कैप नॉट और सी रूट। ठीक है, इस तरह से आ जाती है। और यहाँ पे ए और बी जो हैं, यहाँ पे भी ए और बी को हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में ए और बी राइट किया है। वैसे हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो होती है वो ए इज इक्वल टू 82.4 बाई डी टी 1/2 ईटा। ये हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 8.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय डी टी 3/2। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू है और ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट की है। वैसे हक नवाज भट्टी साहब वाली जो बुक है मास्टर्स लेवल की, वहाँ पे इसकी डेरिवेशन दी हुई है इस इक्वेशन की और डेरिवेशन तकरीबन 10-12 पेजेस की है, तो उसको करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो उस बुक से कर सकते हैं। फ़िलहाल आप लोगों ने इस इक्वेशन को देख लेना है कि दिस इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और किस चीज़ के किस किस जो है वो हमारे पास कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके दरमियान ये ग्राफ बनाया गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन या हम कह सकते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये है कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और ये जो कैप नॉट है दिस इज़ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये कंडक्टेंस मैक्सिमम है फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो कैप नॉट से हम शो कर रहे हैं दिस इज़ मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। और फिर इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट एनी कंसंट्रेशन, ये हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कम होगी। ठीक है, ये जो कैप ई की वैल्यू है हमेशा कैप नॉट की वैल्यू से कम होगी। और जब हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उस वक्त स्टूडेंट्स हमारे पास ई इज़ इक्वल टू जो है वो कैप ई इज़ इक्वल टू कैप नॉट हो जाएगा। और ये वो कंडीशन है जिस वक्त हमारे पास के की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मीन के ए और बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह डिबाई-हक्कल थ्योरी। तो वहाँ पे हम देखेंगे ए और बी क्या हैं। ए जो है ये ए और बी जो है हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, और जब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आइंस मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो वहाँ पे आइंस की जो मूवमेंट है वो रिटार्ड हो रही होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। ये ए और बी जो है ये उन्हीं फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं और इनको मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो है जब सी की वैल्यू ज़ीरो होती है, कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, मीन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जब होती है, तो उस वक्त हमारे पास लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन दोनों जो है वो इक्वल हो जाती हैं। ऐसा क्या हुआ कि ए और बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई, तो ये आप लोगों को डिबाई-हक्कल थ्योरी से ही समझ आएगी। हाँ जी, आगे हमने देखना है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हमने देखना है स्टूडेंट्स डिबाई-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और डिबाई और हक्कल ने 1923 में ये थ्योरी पेश की थी। और ये थ्योरी किसके बारे में पेश की थी, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डिबाई हक्कल ने इंटर आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में जो है वो ये थ्योरी पेश की थी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन में। उन्होंने क्या बताया हमें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% अपने आयंस में टूट चुके होते हैं। अब जहाँ पे जो दो बातें उन्होंने एक्सप्लेन की, पहली बात उन्होंने ये बताई कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी आयन है, लेट्स सपोज पॉजिटिव आयन है, तो उसे उसके अपोजिटली चार्ज आयन ने सराउंड किया हुआ होता है सॉल्यूशन के अंदर, और इस तरह से जो है वो एक सिमेट्रिकल
एटमॉस्फेयर बन जाता है आइंस का, सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर। हर पॉजिटिव आइंस को उसके इर्द गिर्द नेगेटिव आइंस ने सराउंड किया हुआ होता है और हर नेगेटिव आइन को पॉजिटिवली चार्ज आइंस ने सराउंड किया हुआ होता है। तो इस तरह से जो एक एटमॉस्फेयर बनता है एक आइन के गिर्द उसके अपोजिटली चार्ज आइन का स्फेरिकल एटमॉस्फेयर बन जाता है, या हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल एटमॉस्फेयर बन जाता है। फिर क्या होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, मीन के सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड को, सॉरी हम जो है दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ पे डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा कि आइंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जो पॉजिटिव आइन है वो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और उसका जो आयनिक एटमॉस्फेयर था वो पहले सिमेट्रिकल था, अब उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जो नेगेटिव आइंस होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और जो पॉजिटिव आइन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव आइन था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, और जो नेगेटिव आइन थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। तो पहले ये स्फेरिकल था, सारा जो आयनिक एटमॉस्फेयर था वो स्फेरिकल था। स्फेरिकल होने की वजह से सारी जो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी सेंट्रल लाइन के ऊपर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल जो फोर्स होगी वो यहाँ पे नील होगी। कोई फोर्स जो है ओवरऑल यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आइन नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव आइन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और सिमेट्री खत्म हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब क्या होगा, पॉजिटिव आइन जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होगा उसके पीछे की तरफ नेगेटिव आइन ज़्यादा हो गए हैं, तो वो इससे बैकवर्ड जो है वो पुल करेंगे। तो ये एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी स्पीड है आइन की, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसकी जो स्पीड में जो रिटार्डेशन है वो किस वजह से हो रही है, वो एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से हो रही है। ठीक है, एसिमेट्रिक इफेक्ट इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, या इसको हम रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। रिलैक्सेशन इफेक्ट या रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही ये एक सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय होता है, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय होता है, तो एक नया सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर के डेवलप होने तक एक जो है वो फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट हम कहते हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से किसी भी आयन की जो मूवमेंट है वो उसकी जो स्पीड है वो रिटार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, हाँ जी, एक बात हमने की कि आयंस की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आयंस की स्पीड डिक्रीज़ होने की वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। उसमें दो इफ़ेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, एक हमने डिस्कस कर लिया है एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट। एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट भी हमें डिबाय और हक्कल ने बताया, और दूसरा इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स, दूसरा इफ़ेक्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट हमें ये बताता है कि जब जैसे सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो आइंस प्रेजेंट होते हैं उन आइंस को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने भी सराउंड किया हुआ होता है। पॉजिटिव आइन है तो उसके गिर्द गिर्द भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, और नेगेटिव आइंस हैं तो उनके इर्द गिर्द भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 आइंस ही बना देती हूँ। यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद हैं और उनको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो जो आइंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। तो आइन को मूव करने के लिए जो है एक तो अपने अपोजिटली चार्ज आइन से जो है वो बच के जाना होगा, निकलना होगा यहाँ से, और दूसरा जो है उसे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक स्ट्रीम है उसको भी जो है वो तोड़ के और आगे जाना होगा। तो यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ आ गई। पहले एसिमेट्रिक इफेक्ट में तो हमने जस्ट कहा था कि एक आइन को उसके अपोजिटली चार्ज आइंस ने घेरा हुआ होगा, और वो अपने अपोजिटली चार्ज आइन से जब निकलेगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो ये जो एक आयनिक एटमॉस्फेयर था उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो
तो उस आयनिक एटमॉस्फेयर की सिमेट्री जो है वो ख़त्म होने की वजह से इसको हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा था। और जो भी आयन मूव कर रहा होगा पीछे से उसके रिस्पेक्ट जो अपोजिटली या को आयन्स हैं वो उसे बैकवर्ड जो है वो पुल करेंगे, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसको हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि आयन जब मूव करते हैं तो अपने को आयन्स की इंट्रैक्शन को भी उसने ओवरकम करना होता है, और साथ में जो मॉलिक्यूल हैं उसके सॉल्वेंट के, उनकी इंट्रैक्शन को भी ओवरकम करके जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना होता है। तो इस वजह से भी उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। मीन के यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेटेड आयंस होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स टाइप जो है वो आयंस बन जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स टाइप लुक दे रहे होते हैं। तो आयन को कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं, तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, डिबाय और हक्कल ने हमें कहा कि जो आयंस की स्पीड कम हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो वो दो फैक्टर्स की वजह से, एक एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स भी ऑपरेट कर रही होती है जो कि सॉल्वेंट की वजह से होती है। और थर्ड जो फोर्स है वो उसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं ऑफ मीडियम, विच डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, विस्कोसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है थर्ड जो फोर्स है। और फिक्स टेम्परेचर पे हमारे पास गिवन जो भी सॉल्यूशन है उसमें विस्कोसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सॉल्वेंट का वो फिक्स होता है, तो इसलिए जो है हम उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स डिबाय और हक्कल ने ये थ्योरी पेश की थी, और बाद में जो है इन्होंने एक इक्वेशन पेश की थी। वो इक्वेशन मैं पहले आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि वो क्या इक्वेशन थी, जिसमें जो है हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो उसके लिए डिबाय और हक्कल ने जो है एक इक्वेशन बनाई थी, और वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसे हम कहते हैं। और बाद में जो है ऑन सैगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया था उस इक्वेशन को। मीन के डिबाय और हक्कल ने जो थ्योरी पेश की थी ना, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए थ्योरी पेश की थी। और बाद में ऑन सैगर जो थे उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किया, एक इक्वेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो उन्होंने जो है वो ब्राउनिंगन मूवमेंट के लिए, मीन के जो जिगजैग मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके लिए जो है उस इक्वेशन को फर्दर इम्प्रूव कर दिया था। तो अब जो है इस इक्वेशन को कहा जाता है डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मैं आप लोगों को पहले भी राइट करवा चुकी हूँ, दोबारा देख लेते हैं। लैम्डा ई या लैम्डा सिंपल भी लिख सकते हैं, या कैप ई भी इसको पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू कैप नॉट माइनस ब्रैकेट 82.4 डिवाइडेड बाई डी टी पावर 1/2 ईटा। ईटा इज विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, प्लस 8.20 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाई डी टी पावर 3/2 इंटू कैप नॉट ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको हम डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो फैक्टर्स जो हमें दो नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने बाद में इक्वेशन में ए एंड बी भी कह दिया था। तो ये ए और बी फैक्टर्स क्या हैं, ये हमारे पास यही फैक्टर हैं, एसिमेट्रिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर। ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको ये रेफ़र करता है टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और ये जो दूसरा फैक्टर है ये वाला, ये रेफ़र करता है एसिमेट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो अब आप खुद देखें इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट जो हैं ये कब ज़्यादा ऑपरेट करेंगे, जब सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड होगा सॉल्यूशन तब भी तो हमारे पास आयन ज़्यादा होंगे, और इस तरह से आयन्स के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे करते करते हमारे पास जो है कंसनट्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मीन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी
तो उस वक्त जो है हमारे पास ये दोनों इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आयंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, और हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि डिबाई-हक्कल थ्योरी और ये जो डिबाई-हक्कल इक्वेशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो ग्राफिकल मेथड है वहाँ से भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है वो इस तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ आ रहा था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफ से भी, और डिबाई-हक्कल इक्वेशन से भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है कैप नॉट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो उसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कॉरश लॉ से जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप नॉट की या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। वैसे तो कॉरश लॉ स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि डिबाई-हक्कल थ्योरी या डिबाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। एक बात जो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर ने मुझे बताई थी, बल्कि वो अक्सर कहते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मेहनत में अपनी रहमत को भी शामिल कर देते हैं, और हमारी मेहनत का सिला जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अपना ख्याल आप लोग कैसे रख सकते हैं? मेहनत करके, आगे बढ़ के, कामयाब हो के, दोनों जहानों में अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। दुआ में याद रखिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अपना ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? अपना ख्याल आप ख़ुद को इम्प्रूव करके, मेहनत करके और ख़ुद को प्रूव करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।